A very warm good morning to all of you. My child, if you remember, in our previous video, we already discussed about the prairies. Actually, in geography, we are in progress to teach you chapter 9, the life in the temperate grassland. So, in my last video, we already discussed about the prairies, the climate of the prairies, flora and fauna of the prairies, location of the prairies, as well as people and their main occupation of the prairies. So in the same cue, today we are going to discuss about another important temperate grassland, that is the belts. You know that different regions we have the different name of the grassland. So in this chapter we will discuss only the temperate grassland. So our next topic is the belts. The belts is the grassland of South Africa. ये कहाँ का grassland है? तो South Africa का है. So let's discuss here. The belt. ये belt है क्या? The temperate grassland of South Africa known as belts. अच्छा, एक एक्सरसाइज है कि आप prairies, where prairies lies, that means which and which country lies between prairie lies between which and which countries. You also comment it on my when you see this video. आप इसे हमें जरूर बताएंगे कि while our rolling plain, next देखिए हम पॉइंट कि while our rolling plain, एक वर्ड आता है plateau rolling, that means आप कह सकते हो कि एक हायर प्लेसेस प्लेटू, एक जो है ढलान होती हुई हायर प्लेसेस को हम प्लेटू कहते हैं, with varying height ranging from 600 मीटर to 1100 मीटर. देखो प्लेटू की जो एक एवरेज हाइट हम देखते हैं यहाँ पे बेल्ट्स की, वो 6 to 700 होती है. 6 to 700, 800 इनकी मीटर, 6 to 700 मीटर जो है सी लेवल से हाई होते हैं, इनको हम प्लेटूज कहते हैं. आपको पता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है? नो डाउट इट इज द तिब्बतियन प्लेटू, विच इज 4000 मीटर अबव द सी लेवल, जो सी लेवल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे है. So also you note this one also. It is bounded by the Drakensberg. अब इसकी हम बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं कि ये कहाँ है, कैसे बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, ईस्ट में किससे बाउंडेड है, वेस्ट में किससे बाउंडेड है. तो हम बेल्ट की बात करें जो कहाँ का ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका का. सो आप एक कह सकते हो कि ड्रैकेंसबर्ग एक माउंटेन है, फ्रॉम वेयर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन लोकेटेड, नो डाउट इन द साउथ अफ्रीका. It is bounded by the Drakensberg mountain on the east. ईस्ट में ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स है. देखिए वहीं पे आपका द इंडियन ओशन भी जुड़ा हुआ है. तो it is bounded by the Drakensberg mountain on the east and Kalahari desert like its west. और इसके वेस्ट में क्या है? कालाहारी डेजर्ट है. ओके, ईस्ट में क्या है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स है उस बेल्ट के, और वेस्ट में क्या है? तो कालाहारी डेजर्ट है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्स आर लोकेटेड. अब हाई वेल्स का सेंस होता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि प्लेटू जो है 600 मीटर टू 1100 मीटर अबव द सी लेवल है. ये इन्हीं पे ये वेल्स हैं जो एक डोमिनेट करता है ग्रासलैंड को. बट यहाँ पे ग्रासलैंड बिल्कुल स्पर्श है, दूर फैले हुए हैं और बहुत ही लॉन्ग नहीं है लाइक द प्रेरीज. तो हाई वेल्स वो है जो कि एक हायर प्लेसेस पे ये ग्रासलैंड बना हुआ है. तो इस ग्रासलैंड को हम हाई वेल्स कहते हैं, जो ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका है, जो हायर प्लेटू पे है, नोन एज द हाई वेल्स. डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं क्लाइमेट ऑफ वेल्स. वेल्स का क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट ही डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ ग्रासलैंड फाउंड है एंड कि किस तरह का ग्रासलैंड पाया जाएगा, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे. सो क्लाइमेट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी रीजन.
So now we are going to teach you climate of the world. Okay, one by one we discuss it. The world have a mild climate. Mild world का क्या है? माइल्ड आप रेंज में देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, और वर्ल्ड में क्या हुआ है कि माइल्ड क्लाइमेट है। माइल्ड क्लाइमेट का सेंस होता है कि ये बहुत ही क्लाइमेट की एक्सट्रीम भी नहीं है, एक एवरेज क्लाइमेट है, ना बहुत ज्यादा विंटर है यानी ठंडी भी नहीं है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है। जैसे आप मुंबई वगैरह को देखते हो ना, तो मुंबई का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड क्लाइमेट है। कभी आपने विंटर सीजन में उनको बहुत ज्यादा स्वेटर्स और कैप लगाते हुए आपने नहीं देखा होगा। साउथ इंडिया में जाते हो, केरला का टेम्परेचर क्या है, सी लेवल सी शोर के किनारे है, तो वहां पे माइल्ड क्लाइमेट है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा ठंडी है। इससे आगे भी पॉइंट्स आप समझ जाओगे। तो वेल हैव ए माइल्ड क्लाइमेट, विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर कह सकते हैं कि एवरेज, अब इसका सही नहीं है कि विंटर होता ही नहीं है, विंटर है। सो एवरेज जो इनका टेम्परेचर, तो इन विंटर दे आर कोल्ड एंड ड्राई, वे कोल्ड होते हैं। लेकिन कितने होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर वेरी बिटवीन 5 सेंटीग्रेड टू 10 सेंटीग्रेड। अब देखो क्या है, इसलिए इसको हमने माइल्ड क्लाइमेट कहा है कि इनका जो टेम्परेचर वेरी करता है वो 5 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड है ना। आप सोच सकते हो कि इस वक्त का जो समय है, या आप देख सकते हो कि 5 to 10 सेंटीग्रेड या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर। एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ, और वेल रीजन में जुलाई इज द कोल्डेस्ट, सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है इन मंथ ऑफ जुलाई। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड अबाउट 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन समर। अब समर जो है इनका हॉट देखो 20 सेंटीग्रेड इस समर का टेम्परेचर है। जोहान्सबर्ग में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है समर का, वो मैक्सिमम 20 सेंटीग्रेड है। इट मीन्स ये हमारे यहाँ का क्या है, रूम टेम्परेचर है। तो 20 सेंटीग्रेड क्या होता है, बिल्कुल हमारे समर की तरह होता नहीं है। हमारे समर का टेम्परेचर 40 या मोर देन 40 सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड क्लाइमेट है, ना बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं है। देखो बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं है, यहाँ टेम्परेचर क्या है 5 सेंटीग्रेड टू 10 सेंटीग्रेड है। ये बहुत नहीं जा रहा है, जैसे कि आप टेनिस में देख रहे हो जहां -20 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, आइस बन जाती है ग्राउंड लैंड पे, फिर चिनूक आता है, कुछ समय के लिए वो मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह का वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, और वेल्ड में क्या है, एक माइल्ड क्लाइमेट है। द वेल्ड रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। और जो रेनफॉल होती है, देखो यहाँ रेनफॉल लाइक द प्रेरीज नहीं है, यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो जो भी यहाँ रेनफॉल होती है वो स्टार्ट होती है समर मंथ में फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। नवंबर से फरवरी के बीच में यहाँ का रेनफॉल है। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें कि इफ द रेनफॉल स्कैंटी इन द विंटर मंथ। अब ये कब हो रहा है आपका, समर मंथ हो रहा है। सो इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ, अगर विंटर मंथ में रेनफॉल कम हो जाता है वेल्ड रीजन में, वेल्ड रीजन का सेंस कहाँ है, कहाँ का क्रॉसलैंड है, साउथ अफ्रीका का। तो इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ फ्रॉम जून टिल अगस्त। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अपने यहाँ से मंथ को कंपेयर मत कर लेना कि हमारे यहाँ का जो मंथ होता है वो जून, वो समर मंथ होता है, और ये साउथ अफ्रीका कंटिनेंट अलग अलग लोकेशन पे है। सो आप देख लो कहाँ पे सेलेस्टिक में है, लोकेशन पे डिपेंड हो जाता है। तो ये जो मंथ है इनका विंटर मंथ जून से अगर टिल अगस्त, जून टू टिल अगस्त तक स्कैंटी रेनफॉल होता है, बहुत ही कम बरसात होती है। ड्रॉप में आपके हो तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। ये ग्रासलैंड बहुत ज्यादा तो स्कैंटी और स्पर्श होते ही हैं, प्लस इनमें क्या होता है कि सूखा भी पड़ जाता है। लेकिन एक चीज और जान रहे हैं हम कि मैक्सिमम जो एरियाज हैं, चूंकि डोमिनेट होता है ग्रासेस से वेल्ड, तो मैक्सिमम जो एरिया है वो बैरल हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है सॉइल की। यही रीजन है कि यहाँ बहुत ज्यादा जो है फ्लोरिश जो है वेजिटेशन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्लोरा एंड फ्यूना, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फ्यूना मीन्स एनिमल, या आप कह सकते हो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम।
इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के प्लांट या किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। यू मस्ट नोट इट। द वेजिटेशन कवरिंग इज स्पर्स ग्रास डोमिनेट द लैंडस्केप। मैंने पहले बताया था कि ये ग्रासेस जो है लाइक प्रेरिस की तरह नहीं है कि जहाँ पे ग्रासेस जो है बहुत ही डेंसली होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं और गैंडल्स ऑफ द वर्ल्ड बनाता है या हम व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड उस एरिया को कहते हैं यूएसए। आज भी यही कह रहा है कि वो लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पे जो वेजिटेशन है ग्रासेस जो है वह स्पर्श है दूर दूर तक है और ग्रासेस जो है डोमिनेट पार्ट है यहाँ के लैंड। रेड ग्रास ग्रो इन द बस बैल्स। रेड ग्रास भी होते हैं कुछ एरिया में, कहाँ पे बस बैल्स में, जहां पे बैल की जो झाड़ियां होती हैं वहां पे बनते हैं रेड ग्रास। फ्यूना देख लें कौन कौन से, लायंस, लियोपार्ड, चीता एंड कुडू। कुडू वहां का एनिमल है, बस ये एक न्यू वर्ड हो सकता है, बाकी आप सभी एनिमल्स को जानते हैं। लायंस, लियोपार्ड एंड चीता विच आल्सो फाउंड इन आवर कंट्री। सो कुडू ये एनिमल्स हैं mainly found in the valley regions. Okay, so ये लास्ट पॉइंट है इस वैल्यू का, दैट इज द पीपल। पीपल का सेंस है कि लोग कौन से हैं, इनके ऑक्यूपेशन क्या है, ये क्या करते हैं। कुछ हमारे होमवर्क भी हैं जो आप नोट करेंगे। अभी नोट कर लीजिए कि सारे वर्ल्ड में हर जगह ट्राइबल कम्युनिटीज पाए जाते हैं। तो वैल रीजन में या फिर आप कह सकते हो कि कालाहारी जो डिजर्ट आपने देखा है ना, वेस्ट में कालाहारी डिजर्ट है, तो कालाहारी डिजर्ट में जो ट्राइबल ग्रुप है, किसी तो इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज की नेम आप कमेंट में लिखेंगे विच फाउंड इन द कालाहारी डिजर्ट। कि कालाहारी डिजर्ट में कोई दो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ट्राइबल पीपल्स के नाम आप लिखेंगे। सो पीपल वेल आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। वेल्स ज्यादा जाना जाता है किसके लिए, कैटल फार्मिंग, रेयरिंग एंड माइनिंग। रीजन भी है आप अच्छी तरह से जानते हो। प्रेरीज में क्या था कि एग्रीकल्चर था, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन बहुत ही डेंस था, वीट का सरप्लस प्रोडक्शन होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहां पे सॉइल फर्टिलिटी में है। लेकिन यहाँ पे कम सॉइल फर्टिलिटी होती है, या कह सकते हो कि फर्टिलिटी इसकी कम होती है, और यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है वो बन जाता है कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। माइनिंग और कैटल रेयरिंग यहाँ के लोगों का प्रमुख रूप से व्यवसाय है। द सॉइल आर नॉट फर्टाइल इन द वेल ड्यू टू द presence of discontinuous grasses exposing barren surface। कहते हैं कि यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत फर्टिलिटी नहीं है, फर्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस, जो उपस्थिति है ग्रासेस की जो डिसकंटिन्यूअस है, एक समान नहीं है, कहीं घना है फिर कहीं स्पर्श है। तो ये डिसकंटिन्यूअस जो ग्रासेस है जो इस बैरन सरफेस को बैरन बनाते हैं, बंजर बना देते हैं। सो नो डाउट कि एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या है, कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। शीप रेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वेल रीजन। शीप रेयरिंग, शीप है ना, पाले जाते हैं यहाँ पे, शीप का पालन होता है यहाँ पे प्रमुख रूप से। किस लिए होता है, फॉर वूल। और ये रीजन है कि इन इलाकों में वूल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी के साथ डेवलप की है। Sheep is reared mainly for wool and has given rise to the wool industry, और यह wool industries को बढ़ावा देती है। Dairy farming is the next important occupation। यहाँ पे नेक्स्ट क्या occupation, डेयरी फार्मिंग है। देखो यहाँ पे फिर वही बात बता रहे हैं कि सॉइल बैरन है तो एग्रीकल्चर होगा नहीं। तो कंपेयर करोगे अगर आप प्रेडिस से, तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अब जब लैंड नहीं, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो कैटल रेयरिंग है, माइनिंग है, डेयरी फार्मिंग है, ये सारे मेन ऑक्यूपेशन मिलाते हैं वेल में रहने वाले लोगों का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड। इस रीजन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, बट वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। जहाँ पे
आयरन और कोल पाए जाते हैं, उन इलाकों में, उन एरिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड हुए हैं। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन। गोल्ड एंड डायमंड, यही रीजन था कि ब्रिटिश जो है जैसे हमारी कंट्री पे ट्रेडिंग करने के लिए आए और अपना कॉलोनिज्म्स क्रिएट कर दिए। सिमिलर गोल्ड माइनिंग और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत सारे ब्रिटिश साउथ अफ्रीका जाते हैं माइनिंग के लिए, माइंस लेते हैं, धीरे धीरे वहाँ के नेटिव पीपल को ही वर्कर बनाते हैं और पूरी तरीके से अपार्थाइड लॉ जो रंगभेद नीति कही जाती है, अपने को सुपीरियर और साउथ अफ्रीकन को इंफीरियर, लाइक जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे इंडियंस को वो मानते हैं। और यही है ना नेल्सन मंडेला जो वहाँ पे होते हैं, जिसे ब्लैक गांधी कहते हैं। 1992 में जो है साउथ अफ्रीका से जो है अपार्थाइड लॉ जो जैसे ही होता है, जो अश्वेतों के साथ अश्वेतों को इक्वल राइट मिलता है, तब जाके इंटरनेशनल जिनकी फ्रेंडशिप होती है, इंडिया उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जैसे जैसे बैन हटता है, इंडिया सबसे पहले फ्रेंडली जो है रिलेशन यहाँ पे स्थापित करता है। आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में भी देखोगे कि बिफोर 1992 आपको साउथ अफ्रीकन टीम किसी कंट्री में न जाके खेली हुई नजर आएगी और न ही कोई कंट्री साउथ अफ्रीका में गई होगी। 1992 में ही सबसे पहले जब बैन अपार्थाइड लॉ हटता है, रंगभेद की नीति हटती है, सबको इक्वल राइट मिलते हैं, तो इंडिया जो है साउथ अफ्रीका के साथ अपने राजनीतिक, पॉलिटिकल या जो भी स्पोर्ट्स जो भी रिलेशंस होते हैं उसको वो स्थापित करती है। सो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन, यहाँ का प्रमुख रूप से व्यवसाय है। किम्बरली इज नोन फॉर डायमंड माइनिंग। किम्बरली में सबसे ज्यादा डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। जो हीरे पाए जाते हैं वो साउथ अफ्रीका के किम्बरली में पाए जाते हैं। एंड जोहान्सबर्ग इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि ज्यादा गोल्ड माइन कहाँ है? जोहान्सबर्ग में है। और इतने ज्यादा गोल्ड माइन्स पाए जाते हैं कि इसे हम गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ऑल वर्ड्स के ये सारे पॉइंट्स देखे। हमारा ये कॉन्सेप्ट जो लाइफ इन द टेम्परेट ग्रॉसलैंड है आज कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम आपको हिस्ट्री या जो भी वीडियो हो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।